डिस्कस किया जा चुका है, तो आप सिलेबस देखिएगा। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो जब कभी भी राष्ट्रीय आय की संकल्पना हम पढ़ने जाते हैं तो प्रायः राष्ट्रीय आय को काफ़ी टेक्निकल माना जाता है कि राष्ट्रीय आय से जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी ये सारे संबंधित होते हैं। और देखा जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था में अगर हम इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ें तो इससे आने वाले चैप्टर को समझना आसान हो जाता है। यानी राष्ट्रीय आय वो प्रथम अध्याय है जहाँ से और बहुत सारे अध्याय जुड़ते हैं और बहुत सारे अध्याय लिंक होते हैं। तो चलिए हम लोग इसी कड़ी में इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं क्या क्या हैं, राष्ट्रीय आय की संकल्पना महत्वपूर्ण क्यों है और राष्ट्रीय आय आने वाले अध्याय से कैसे लिंक है। क्योंकि आप राष्ट्र की आय की बात कर रहे हैं तो फिर कोई राष्ट्र अमीर है या गरीब है वो हम इसी अध्याय से जानने का प्रयास करेंगे। अगर राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो उस राष्ट्र में क्या स्थितियां होती हैं, अगर राष्ट्रीय आय कम हो तो उस राष्ट्र की स्थिति कैसी होती है। तो ये सारी बातें हम लोग इस अध्याय के जरिए जानेंगे। और जैसा कि ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं में, है ना, राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं में राष्ट्रीय आय की भूमिका राष्ट्र के प्रति समर्पण की भी भूमिका है। अच्छा, आप किसी राष्ट्र के अच्छे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? आप ये सोचिए, आप अपने परिवार के अच्छे व्यक्ति कब होंगे? जब आप उस परिवार के प्रति निष्ठावान रहें, बहुत अच्छी बात है। जब आप उस परिवार के प्रति बेहद ईमानदार रहें, ये भी अच्छी बात है। जब उस परिवार के प्रति आप सजग रहें, जागरूक रहें। लेकिन सबसे ऊपर अगर आप उस परिवार में अपनी बेहतरीन पैठ बनाना चाहते हैं, पैठ यानी अपना सम्मान कमाना चाहते हैं, तो आपको उस परिवार का एक कमाने वाला पुरुष बनना पड़ेगा। आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी भी देश के सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य क्या है? किसी भी देश के सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति उस देश में रह करके उस देश में उत्पादन का कार्य करे, उस देश में कुछ पैदा करने का कार्य करे, कुछ सृजन करने का कार्य करे। और सृजन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो धन का अर्जन कर सके, है ना, यानी आर्थिक क्रिया में भाग ले सके। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर आप उस देश के नागरिक हैं, उस देश के बेहतर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। आपको एक सृजनकारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको धन का अर्जन करना ही होगा। अगर आप धन का अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप धन का सृजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वास्तव में उस आर्थिक प्रक्रिया से काफी दूर हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और तमाम तरीके की संकल्पनाओं को हम यहाँ पर देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय की संकल्पना क्या है? अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्र प्लस आय की संकल्पना है। और राष्ट्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जो राजनीतिक और भौगोलिक रूप से एक बाउंड्री में हो, जिसकी अपनी दो बाउंड्री हो। एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री हो जिसे हम राजनीतिक सीमा कहते हैं, एक उसकी फिजिकल बाउंड्री हो जिसको हम भौतिक सीमा कहते हैं। तो राजनीतिक सीमा और भौतिक सीमा दो तरीके की बाउंड्री से बंधा हुआ कोई राष्ट्र राष्ट्र की परिभाषा में गठित होता है। और जब हम लोग आय की बात करते हैं तो आय का मतलब क्या होता है? कुछ आना, कुछ अर्जन करना। तो एक राष्ट्र अपनी भौतिक सीमा और अपनी राजनीतिक सीमा के भीतर जो कुछ भी
अर्जन करता है वही उस राष्ट्र की आय कहलाती है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, सिंपल सी परिभाषा है कि राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं हम कि राष्ट्रीय आय का जो मतलब है, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में एक मिश्रित अवधि एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। बात समझ में आ रही है? यानी अगर हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा में जाते हैं तो राष्ट्रीय आय के लिए क्या है? राष्ट्रीय आय किसी भी देश की एक निश्चित अवधि, और निश्चित अवधि का मतलब क्या हो जाएगा? प्रायः एक वित्तीय वर्ष। और जब हम एक वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो 1 अप्रैल वर्तमान, 31 मार्च आगामी, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है कि वर्तमान के 1 अप्रैल से जो हमारा फर्दर ईयर है यानी 31 मार्च है, वहां तक उसमें जितना भी उत्पादन हो रहा है, उत्पादित समस्त उत्पादन, समस्त यानी अंतिम उत्पादन, समस्त उत्पादन क्या हो गया? अंतिम उत्पादन। और इस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू, और इन्हीं मौद्रिक मूल्यों का योगफल, इन्हीं मौद्रिक मूल्यों का योगफल क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी एक निश्चित अवधि में या एक निश्चित समय अवधि में एक राष्ट्र के भीतर उत्पादित समस्त उत्पादन या जो समस्त उत्पादन है वो कैसा होना चाहिए? अंतिम होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि भाई अंतिम उत्पादन क्या है, फाइनल प्रोडक्शन क्या है? यानी उस उत्पादन के बाद अब और उत्पादन करने की स्थिति में हम ना रहें। जैसे गेहूं एक मध्यवर्ती उत्पादन है, गेहूं के साथ आटा भी एक मध्यवर्ती उत्पादन है, आटे के साथ, अब आटे के बाद रोटी का बन जाना एक फाइनल प्रोडक्शन है ना? अब रोटी के बाद आप कुछ नहीं बना सकते। आटे से ब्रेड का बनना एक फाइनल प्रोडक्शन है। यानी ऐसी वस्तुएं बनकर तैयार हो जाएं जिसमें या तो हम निवेश कर सकें या तो हम उन वस्तुओं का उपभोग कर सकें। अगर हम ऐसी वस्तु बना करके तैयार कर रहे हैं जिसमें या तो निवेश हो सके या उपभोग हो सके, तो उसके बाद और कोई वस्तु बनने का क्या ना प्राप्त हो, अवसर ना हो। चावल, चावल से बना आटा, आटे से बनी इडली, यानी इडली फाइनल प्रोडक्शन है। तो उस वित्तीय वर्ष में जितनी भी इडली बनी है उन सबका एक मॉनेटरी वैल्यू होगा। मान लीजिए 50 प्लेट आप इडली बेच रहे हैं और पूरे आपने साल भर में 1 लाख इडली बेचा तो 50 लाख की इडली हो गई। समझ में आ रहा है? तो उस इडली से जो आपको कमाई हुई है वही नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो सिंपल है, एक बार और समझ लीजिए कि जब कभी भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम एक फिक्स्ड यानी एक फिक्स्ड फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। उस फिक्स्ड फाइनेंशियल ईयर में हम सम करते हैं, किसका सम करते हैं? टोटल फाइनल प्रोडक्शन का। और इन टोटल फाइनल प्रोडक्शन के मॉनेटरी वैल्यू का सम करते हैं। किसका करते हैं? उसके मॉनेटरी वैल्यू का। और यही ये पूरा जो मॉनेटरी वैल्यू का सम है, ये जो कुल मौद्रिक मूल्य है, यानी जो हम जोड़ते हैं तैयार होने के बाद वस्तुओं के समस्त मूल्यों को, उसका हम योगफल निकालते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसी क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की संकल्पना में ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, ठीक है। लेकिन अब राष्ट्रीय आय के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
हम राष्ट्रीय आय के कौन कौन से क्षेत्रकों की बात कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से घटक हमें हासिल हो रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, और क्या हर क्षेत्र से हमें जीएनपी, जीडीपी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या हर क्षेत्रों से हमारा एनएनपी निकल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो राष्ट्रीय आय के क्षेत्रकों में सबसे पहले हम देखेंगे कि होते तो वास्तव में 3 ही क्षेत्रक हैं, लेकिन अब एडवांस इकोनॉमी के तहत रिसर्च एंड सेक्टर को अलग कर दिया गया, एडवांस इकोनॉमी के तहत R&D को अलग कर दिया गया, नॉलेज बेस्ड सेक्टर बन गया, है ना। तो अब 5 क्षेत्रक हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, फोर्थ सेक्टर एंड फिफ्थ सेक्टर। लेकिन वास्तव में 3 ही सेक्टर महत्वपूर्ण हैं, जिसे हम प्राकृतिक क्षेत्र, फिर विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, इसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय के कौन कौन से क्षेत्रक हैं। राष्ट्रीय आय के क्षेत्रक, सेक्टर्स, सेक्टर्स क्या क्या है, ठीक। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर। तो जब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, हम कैसे कहेंगे ये प्राइमरी सेक्टर है। और जब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि प्राइमरी सेक्टर को हम कहते क्या क्या हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को हम प्राकृतिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, नेचुरल सेक्टर। जो कुछ हमें नेचर ने दिया है वो नेचुरल सेक्टर है। इसी को हम ईश्वरीय प्रदत्त सेक्टर भी कहते हैं। ईश्वरीय प्रदत्त यानी जो आप विश्वास करते हैं कि सब ईश्वर ने बनाया है, गॉड गिफ्टेड। क्या है ये? गॉड गिफ्टेड सेक्टर है। ये ईश्वरीय प्रदत्त क्षेत्र है, नेचुरल सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ता। आपने जमीन नहीं बनाई, आपने खेत नहीं बनाए, आपने झरने नहीं बनाए, आपने पहाड़ नहीं बनाए, आपने बागीचे नहीं बनाए, आपने जंगल नहीं बनाए, आपने सरिता नहीं बहाई। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्षेत्रक जो हमें खुद ब खुद मिले हैं, जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, हमने कोई उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, तो सेक्टर कौन से कहलाएंगे? वे सेक्टर कहलाएंगे प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे, वे प्राइमरी सेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, वे प्राइमरी सेक्टर्स कहलाएंगे। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है? तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या हुआ? ऐसे क्षेत्र जिसके लिए हमने प्रयास किया, ऐसे क्षेत्र जिनके लिए हमने प्रयास किया, इसलिए इसको हम मैन मेड कहते हैं, मानव निर्मित है। ये क्या है? ये है मानव निर्मित क्षेत्रक, मानव निर्मित क्षेत्रक है। मानव निर्मित क्षेत्रक है ये, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। इसको आप कहीं ना कहीं कृत्रिम क्षेत्रक भी कहते हैं।
मैन मेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर सब कुछ बना रहा है, यहाँ सब कुछ प्रसंस्करण हो रहा है, यहाँ प्रोसेसिंग वाला काम चल रहा है, इसलिए प्रसंस्कृत क्षेत्रक भी है। कौन क्षेत्रक है? प्रसंस्कृत क्षेत्रक है। तो यहाँ आपने कुछ नहीं बनाया, आपने पशु नहीं बनाए, आपने खेत नहीं बनाए, खलिहान नहीं बनाए, पेड़ नहीं बनाए, ये सब नेचर ने बनाया, इसलिए नेचुरल सेक्टर है। यहाँ नेचुरल सेक्टर से चीजें निकल कर जा रही हैं। गेहूं निकल के सेकेंडरी में गया तो आटा बना, गन्ना निकल के सेकेंडरी बना तो फिर चीनी बनी। बात समझ में आ रही है? तिल निकल करके, सरसों निकल करके जब सेकेंडरी में गया, जो प्रोसेस्ड हुआ उसे आपने मशीनों से प्रोसेस्ड किया तो हमें तेल मिला। मतलब क्या हुआ कि आटा की संकल्पना पहले नहीं है, पहले गेहूं की संकल्पना है, और गेहूं किस में है? प्राथमिक क्षेत्र में है। बात समझ में आ रही है? तो ये समझना पड़ेगा कि हम जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र का अनुप्रयोग द्वितीयक क्षेत्र है। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज टर्शियरी सेक्टर, यानी तृतीयक क्षेत्र है, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। अच्छा, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र है? उद्योग क्षेत्र भी है। यहाँ उद्योग लगते हैं, कल कारखाने लगते हैं, कल पुर्जों का काम होता है, इसलिए इसको हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। जब हम इन्हीं क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्या? इसका भी एप्लीकेशन। इसलिए इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये समझिए। तो ये पूरी तरीके से हायर एप्लीकेशन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटैलिटी, है ना? ये भी अनुप्रयोगित है, तो आप कह सकते हैं इसको उच्च अनुप्रयोगित क्षेत्र। उच्च अनुप्रयोगित क्षेत्र, ये नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके प्राइमरी सेक्टर हो गए, सेकेंडरी सेक्टर हो गए और टर्शियरी सेक्टर हो गए, तो इनके नाम हो गए। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। ठीक है, क्या जानने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि हम कृषि, हम पशुपालन, हम कुक्कुट पालन, ठीक है, हम लट्ठा उद्योग, या हम क्या कह सकते हैं उसको? पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, लट्ठा उद्योग हो गया, और हाँ, कीट पालन भी इसी में आ जाएगा। खनन, उत्खनन, ठीक है, खनन उत्खनन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, बम्बू इंडस्ट्री,
ठीक। कीट पालन, तो आप इसमें बहुत सारे बीज रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग हो जाएगी, पोल्ट्री फार्मिंग भी आ जाएगा, और माइनिंग एंड क्वाइनिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। सेरीकल्चर या एपीकल्चर, हाँ, सेरीकल्चर या एपीकल्चर लिख लीजिए इसको, सेरीकल्चर। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इसको हम मैन मेड सेक्टर भी कहेंगे, इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसमें इंडस्ट्री आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, उद्योग। इसी में हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, निर्माण। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, क्या कहते हैं, विनिर्माण। इसी में हम वाटर गैस सप्लाई की बात करते हैं, इसी में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, जल गैस आपूर्ति भी आएगा, विद्युत आपूर्ति भी आएगा। तो मतलब अब जो कुछ भी आप बना रहे हैं, जो कुछ भी आप बना रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, नोट कर लीजिए। सेकेंडरी सेक्टर। फिर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें, तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर सेवा, है ना, सर्विसेज। फिर हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग, हवाई जहाज सेवाएं,
बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, शिक्षक, शैक्षणिक गतिविधियां, नोट कर लीजिए। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जान लिया कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, और उसके बाद हमने अलग तरीके से तो देख लिया। कई बार सवाल आता है प्रीलिम्स में कि प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, टर्शियरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सब लोग नोट्स बना लीजिए और इसको नोट करिए। इसके आगे जब हम लोग की क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे राष्ट्रीय आय में अलग अलग फैक्टर्स में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी काम करते हैं। ठीक है।